हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डे नाइट स्टडी। बच्चों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने पिछले क्लास में आपका यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग लेक्चर फर्स्ट में हमने देख लिया था कि लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कौन कौन से होते हैं। फिर फैराडेज लॉ का जो डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म होता है वो क्या होता है, और साथ ही साथ उनसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ये चीजें मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था। ठीक है, चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस, आज आपका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, और जिसमें हम लोग देखेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका क्या होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे और उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, इस चीज को हम लोग डिराइव भी करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग ये सभी टॉपिक भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इस टॉपिक से कैसे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी चीजें मैं आपको क्लासेस में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का कैसा पूरा प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद इसका डिफिनीशन आप कैसे लिखोगे, तो ये चीजें यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस को आप कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस को मैं अच्छे से यहाँ पे बता दूं पहले। चलिए, तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका कोई कॉइल है, ये आपका कोई कॉइल है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्ट करने के बाद एक की लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, और की यहाँ पे ये आपका यहाँ पे एक मान लीजिए कि रियोस्टेट लगा हुआ है RH। ठीक है, तो रियोस्टेट यहाँ पे आपका लगा हुआ है, और ये आपका एक बैटरी है, और ये आपका एक की है। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, की को क्लोज करेंगे, तो इसमें क्या होगा, इस सर्किट में पूरा सर्किट कंप्लीट होगा, और उस समय इस सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, जैसा कि हमको पता है कि जैसे ही हमने की को प्रेस किया, जैसे ही की को हम लोग क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, ठीक है, वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू होगा इस सर्किट में। अब इस सर्किट में जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होगा, हमको पता है कि करंट फ्लो करने से आपका क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो यहाँ पे तुरंत आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका इस तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इस तरीके से, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने करंट फ्लो किया तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स बना, मैग्नेटिक फ्लक्स बना, और यहाँ पे आपका क्या होगा, करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना, और यहाँ से आपका पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो देखिए यहाँ पे पहले होता क्या है, एक एक स्टेप में लाइन बाय लाइन लिखूंगा। व्हेन वी प्रेस द की, यहाँ पे फर्स्ट है, व्हेन वी प्रेस द की, प्रेस द की, जब हम लोग की को प्रेस कर रहे हैं उस समय क्या हो रहा है, जो करंट है वो आपका सर्किट में कहां से कहां तक जाने की कोशिश कर रहा है, जीरो टू मैक्सिमम की तरफ जाने की तरफ वो बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कहां से कहां तक, ये जो करंट है, देन आपका करंट जो है वो करंट आपका यहाँ पे इंक्रीज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे देन करंट इंक्रीजेस, देन करंट आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, कहां से कहां तक, जीरो टू स्टेडी वैल्यू तक, स्टेडी वैल्यू तक। ठीक है, यही तो होगा आपका। जब आप सर्किट में जैसे ही करंट फ्लो होगा तो करंट क्या करना चाहेगा, अपने मैक्सिमम वैल्यू तक यहाँ पे सेटअप होना चाहेगा इस पूरे सर्किट में। लेकिन होता क्या है, जब करंट आपका जीरो से स्टेडी वैल्यू तक पहुंचता है उस समय आपका पता है कि जब करंट इसमें सेटअप होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा इस प्रकार से, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में जैसे ही करंट सेटअप होगा इस सर्किट में, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी, मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने का मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपका सेटअप हो जाएगा इस कॉइल में, मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? जो कि आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो कि इस सर्कुलर, इस कॉइल के परपेंडिकुलरली पास कर रही है, एरिया के परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग करंट यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं, वैसे ही करंट अपने जीरो टू मैक्सिमम तक जाने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे जैसे यहाँ पे करंट आपका इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे करंट आपका इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आपकी यहाँ पे बढ़ रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी या मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो रहा है ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसा कि मैंने बताया था कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से जो फैराडे लॉस था, उससे में हमको बताया गया कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे किसी भी सर्किट में, किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो आपका क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे जैसे चेंज होगा वहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा या इंड्यूस्ड करंट बनेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्किट में सेटअप हो गया और मैग्नेटिक फ्लक्स आपका यहाँ पे इंक्रीज होने लगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे अप्लाइड हो गया सर्किट में। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जब हो रहा है तो उसी से हमारा क्या होता है? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है इस सर्किट में, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होता है या इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे सेटअप हो जाता है, इंड्यूस्ड करंट आपका सेटअप हो जाता है। और ठीक है, और यही इंड्यूस्ड करंट जो इस कॉइल में जो आपका सेटअप होता है, इंड्यूस्ड करंट आपका किस डायरेक्शन में सेटअप होगा? इस डायरेक्शन में। ये आपका क्या है? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? जो ये वाली करंट है, जो यहाँ पे जो बैटरी की वजह से जो करंट आ रही है, उसको मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने से क्या करेगा? रोकेगा, कुछ टाइम लगाएगा। ठीक है, मतलब ये जो करंट है इसको मैक्सिमम वैल्यू कहां तक पहुंचना चाह रहा है? स्टेडी वैल्यू तक। अपने स्टेडी वैल्यू तक पहुंचने में क्या लगेगा? कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। किसकी वजह से लगेगा? इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से लगेगा। इंड्यूस्ड करंट जब यहाँ पे सेटअप हो गया तो ये क्या करेगा? जिस चीज से ये क्रिएट हुआ है उसी चीज का अपोज करता है, लेंज लॉ में हमने कल बताया है आपको। ठीक है, तो इंड्यूस्ड करंट आपका यहाँ पे क्या करेगा? इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस हुआ है, इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा? अपोज करेगा। किसका अपोज करेगा? कि जो हमारा करंट ड्यू टू बैटरी है, करंट अपोज करेगा करंट ड्यू टू बैटरी टू अटेन इट्स स्टेडी वैल्यू। ठीक है, यहां तक समझ में आया? सारा स्टेप समझ में आया कि कैसे यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ही कॉइल में, मतलब अपने आप अगर किसी एक सिंगल कॉइल में अपने आप यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर क्रिएट हो जाए तो उसी को हम लोग क्या करें? जो कि अपोज करें इस करंट को स्टेडी वैल्यू तक पहुंचने में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस समझ में आया? क्या करना है? एक सर्किट ले लेना है, एक बैटरी ले लेना है की, और रियोस्टेट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे जैसे यहाँ से आप रियोस्टेट से भी वैल्यू अगर आगे पीछे करते हो, रेसिस्टेंस के वैल्यू चेंज करते हो, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज करोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगे या मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो आपका कम या ज्यादा होगा। जब आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम या ज्यादा होगा तो इससे आपका क्या बनेगा? एक इंड्यूस्ड करंट बनेगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। और यही इंड्यूस्ड ईएमएफ किसका अपोज करेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, जो कि किसका अपोज करेगा? जिस चीज से ये प्रोड्यूस हुआ है। ये प्रोड्यूस किससे हुआ है? इस करंट से प्रोड्यूस हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड किससे प्रोड्यूस हुआ है? इस करंट से प्रोड्यूस हुआ है। तो ये क्या करेगा? इधर की तरफ ये एक अपोजिशन,
यहाँ पे इस करंट को मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने से क्या करेगा, रोकेगा, कुछ टाइम लगाएगा, कुछ समय लगेगा। तो इंड्यूस्ड करंट अपोज करेगा करंट ड्यू टू बैटरी टू अटेन इट्स स्टेडी वैल्यू। तो यही जो अपोजिशन है, तो द टाइम टेकन बाय, और यहाँ पे जो टाइम लग रहा है टेकन बाय द करंट ड्यू टू बैटरी, दिस इफेक्ट, इसी इफेक्ट को यहाँ पे दिस इफेक्ट ऑफ स्टेप 5 जो स्टेप 5 का जो इफेक्ट है, इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस अच्छे से समझ में आया कि नहीं, कैसे सेल्फ इंडक्टेंस का प्रोसेस होता है, पूरा मैंने अच्छे से आपको बता दिया। देखो, जब सर्किट में आप करंट फ्लो करोगे तो करंट क्या करना चाहेगा, अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचना चाहेगा। ठीक है, जब करंट आपके मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच रहा होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक करंट आपका पहले इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी, मैग्नेटिक फील्ड भी इस कॉइल में सेटअप हो जाएगा। तो जब यहाँ से करंट इंक्रीज करेगा तो ये फ्लक्स भी आपका क्या होगा, चेंज होगा, मतलब बढ़ेगा। और जब फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, जो कि इस करंट को स्टेडी वैल्यू तक पहुंचने में कुछ ना कुछ यहाँ पे फोर्स लगाएगा, मतलब इसको रोकेगा। और इस वजह से इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये कब की कंडीशन थी, जब हमारा ये आपका कंडीशन था, जब आपका की क्या था, प्रेस था। व्हेन वी प्रेस द की, जब हम लोग की को प्रेस करते हैं उस समय का कंडीशन था। अगर हम लोग की को हटा देंगे तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन निकल के आएगा, देखो यहाँ पे अगर मान लो कि ये आपका कॉइल है, ठीक है, ये आपका कॉइल है, ये आपका बैटरी है, सेम जो पिछला वाला फिगर हमने बनाया था, और यहाँ पे रियोस्टेट भी लगा देते हैं ना। ठीक है, तो अगर जैसे ही हम लोग की को यहाँ पे पहले की प्रेस था और फिर हमने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, की को ओपन कर दिया, तो उस समय आपका करंट कैसे फ्लो हो रहा था, जब की आपका प्रेस था तो करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही की को हटाया हमने, की को फिर से ओपन कर दिया, की को जैसे ही ओपन किया वैसे ही अब यहाँ पे क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी होंगी वो सेटअप होंगी इस तरीके से। यहाँ पे जो आपका, जो यहाँ पे जब करंट आपका यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही की को हमने ओपन किया, जैसे ही ये कंडीशन है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, व्हेन की इज ओपन, व्हेन की इज ओपन, व्हेन की इज ओपन, जब की आपका ओपन हो रहा है उस समय होगा क्या, यहाँ पे इस अब क्या होगा, यहाँ पे जब की ओपन होगा तो करंट कहां से कहां तक जाना चाहेगा, करंट अपने स्टेडी वैल्यू से किधर की तरफ जाना चाहेगा, जीरो की तरफ जाना चाहेगा, यही तो होगा, करंट अपने स्टेडी वैल्यू से जीरो की तरफ जाना चाहेगा। अब जब करंट अपने स्टेडी वैल्यू से जीरो की तरफ जाएगा तो यहाँ पे तब भी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे ये जीरो की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कम होंगी। तो यहाँ पे मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो गया, और मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर यहाँ पे चेंज हो गया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर यहाँ पे चेंज हो गया तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, इस बार जस्ट अपोजिट होगा, और इसको क्या करेगा, इस जीरो वैल्यू तक पहुंचने में इसको कुछ ना कुछ क्या लगेगा, समय लगेगा। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। तो दो केस निकल के आता है, एक जब आपका की को प्रेस कर रहे हो तब क्या क्या चीजें यहाँ पे होती हैं, और जो आपका करंट को मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में जो आपका टाइम लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। और इसी तरीके से जब की आपका ओपन है तो फिर से करंट को जीरो वैल्यू तक आने में कुछ ना कुछ समय लगेगा, और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। तो आई होप कि अब आपको सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो लिखा गया है यहाँ पे, डिफिनीशन क्या लिखोगे, द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बाय वर्च्यू ऑफ विच
इट अपोजेज अ चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट। क्या कर रहा था? अपोज कर रहा था चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। करंट जिस करंट से प्रोड्यूस हुआ उसी करंट को ये अपोज कर रहा था। ठीक है, फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ और करंट ऑन इटसेल्फ। ये कैसा प्रोसेस हो रहा है? अपने आप ये प्रोसेस हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन अच्छे से समझ में आ गया ना, सेल्फ इंडक्टेंस आपका क्या होता है। अब चलो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस आपको समझ में आ गया, अब जानते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस का डिफिनीशन भी पता चल गया। अब सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसी जगह लिख दे रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, बाकी आगे आपका लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा गया है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट जो होगा, मान लेते हैं कि आपका जो परमिएबिलिटी है, जो परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस का, वो आपका किसके बराबर है? वो आपका यहाँ पे 0 है, कांस्टेंट है। तो जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? करंट के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे आप जैसे जैसे देखो ना, आप यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग करंट को इंक्रीज कर रहे थे, ये 0 से स्टेडी वैल्यू तक लेके जा रहे थे, वैसे वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ रही थी, स्ट्रेंथ इसका बढ़ रहा था। ठीक है, और इसी तरीके से जब यहाँ पे जैसे ही हमने की को ओपन कर दिया, तो वैसे ही आपका यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ क्या होने लगा? कम होने लगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका जो फ्लक्स है, फ्लक्स आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम या ज्यादा होने का मतलब ये है कि उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स को कैसे दिखाते हैं? फाई से दिखाते हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पे फ्लक्स को यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट आएगा इनटू आई आएगा। ठीक है, अगर हम लोग फ्लक्स कांस्टेंट की जगह यल यूज करें तो यही आपका क्या कहलाता है? यल आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस। समझ में आ गया ना कैसे करना है? यहाँ पे फाई आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो फाई इक्वल टू एल आई। अच्छा, हमने पिछले क्लास में फैराडे लॉ से देखा था कि जो फैराडे लॉ और लेंज लॉ को मिला के हमने देखा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई होता है वो माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है। अच्छा, यहाँ से हमको फाई की वैल्यू पता है, तो फाई की वैल्यू यहाँ पे ले जाके रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। अच्छा, यल को मैंने क्यों डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लिया? क्योंकि यल आपका क्या है? एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, तो ई को हम लोग माइनस एल डी आई बाई डी टी से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक चीजें? अब देखो ये हो गया दोनों फॉर्मूला, और हाँ, इसका यूनिट जो होता है एसआई यूनिट, हम लोग इसके लिए कौन सा यूज करेंगे? एसआई यूनिट। आप जब भी इंडक्टेंस के लिए आप इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल रहे हो किसी भी सर्किट में, तो इसके लिए आप हेनरी यूज करोगे, तो हेनरी आपका क्या होगा? इसका एसआई यूनिट होगा। ठीक है, बाकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? यल का, यल का अगर सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला देखें, डायमेंशनल फॉर्मूला देखें, डायमेंशनल फॉर्मूला देखें, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका जो होता है वो किसके बराबर होता है? m1 l2 c माइनस 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट जो यल है, यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, जो कि आगे आपको यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में देखो बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल, जब करंट किसी कॉइल से फ्लो होता है, it set up magnetic flux or flow of magnetic induction through it. The flux is proportional to the current when the permeability of free space is zero, constant, remains constant. तो phi आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई हो जाएगा,
प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे यल आई हो जाएगा। अच्छा, हम लोग यल इज अ कांस्टेंट नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो यल को ही कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। अगर हम लोग आई की वैल्यू 1 रख दे तो फाई आपका क्या हो जाएगा, यल के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम डिफिनीशन लिख सकते हैं कि जो जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है, द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। जब यूनिट एम्पियर का करंट आप किसी सर्किट से फ्लो कर रहे हो, उस समय जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगा। तो इस प्रकार से आप इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हो। अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछ दे कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या है, तो यहां से आप बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज द करंट इन द कॉइल चेंजेस वेरी स्लोली, अगर जो आपका कॉइल में करंट जो चेंज हो रहा है वो बहुत स्लोली चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तो रिमेन्स प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ पे E जो हो जाएगा यहाँ पे माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर हो जाएगा। अगर हम लोग यल को कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं और डीएल बाई डी टी को अगर 1 कर ले किसी तरीके से, तो यल होगा नेगेटिव ऑफ E के बराबर होगा। तो द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो, द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट is thus numerically equal to the induced EMF in the circuit due to rate of change of current in it। जो rate of change आपका current उसके अंदर है उसके कारण। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो तरीके से कोफिशिएंट ऑफ करंट को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, यूनिट की बात करें तो यहाँ पे E इक्वल टू 1 वोल्ट, तो आपका यहाँ पे जो E का यूनिट होता है ये वोल्ट के बराबर होता है। डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे डी आई था, डी आई बाई डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम्पियर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यल आपका क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस का कौन सा यूनिट लगाएंगे, ऐसा यूनिट हेनरी लगाएंगे जो कि यहाँ पे लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब देखिए इसी टॉपिक को यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जब यहाँ पे मैंने क्लासेस में जो E की वैल्यू, यहाँ पे E की वैल्यू जो है वो आपकी किसके बराबर है, माइनस डी फाइव बाई डी टी की, डी फाइव बाई डी टी के बराबर है। तो ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि E की वैल्यू माइनस डी फाइव बाई डी टी के बराबर होगी, ये मैंने आपको क्लासेस में प्रूफ करके दिखाया है। ठीक है, तो आप अगर हमारे एप्लीकेशन पे ज्वाइन होते हैं, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा यूट्यूब पे दिखा दूं, कुछ बच्चे कहते हैं कि और लेक्चर्स कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करिए कि हमारे डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम के चैनल पे जाइएगा। देखिए यहाँ पे डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम के चैनल पे जाएंगे। ठीक है, देखिए डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम के चैनल पे आ जाइएगा। इस पे आपका यहाँ पे आप होम पे रहेंगे, होम पे इस प्रकार से आप रहेंगे। इसके बाद प्लेलिस्ट में आ जाइएगा। प्लेलिस्ट में आने के बाद जो भी इस समय हम लोग लेक्चर ले रहे हैं उसका यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट बना हुआ है। देखिए थर्ड सेमेस्टर का बना हुआ है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का। तो थर्ड सेमेस्टर का देखिए मैंने 8 लेक्चर यहाँ पे, 7 लेक्चर यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं और भी लेक्चर आपके अपलोड होने बाकी हैं। तो यहाँ पे देखो पहले यूनिट में मैंने 3 क्लास पढ़ाया है, दूसरे यूनिट में, यूनिट नंबर सेकेंड में नहीं, पहले यूनिट में 4 लेक्चर, यूनिट सेकंड में 3 लेक्चर, यही सारे मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे कितने लेक्चर हैं, 3-4 लेक्चर हैं एक यूनिट के। लेकिन जब हमारे साथ आप एप्लीकेशन पे ज्वाइन होते हो तो वहां पे आपको इसी क्लास, इसी यूनिट फर्स्ट का करीब 10 to 12 लेक्चर्स मिलेंगे। तो वहां पे आपको बिल्कुल डिटेल में एक एक चीजें बताई गई हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी हमारे एप्लीकेशन पे, बाकी जो बच्चे पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से आके देख सकते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, आप लोग जल्दी जल्दी देखिए ज्वाइन हो जाइए, जल्दी जल्दी आप लोग हमारे एप्लीकेशन पे ज्वाइन हो जाइए। कैसे एप्लीकेशन पे ज्वाइन होना है, देखिए अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीकॉम कोई भी आपका स्ट्रीम है, तो आप अगर फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो हमारे नवोदय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नवोदय बैच की प्राइस जो है वो 1250 रुपीज है। 1250 रुपीज केवल वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा।
कितने बार? केवल वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप अभी इस बैच में ज्वाइन होते हैं तो 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्सेज में आपको क्या क्या मिलेगा? आपको इसी प्रकार से ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगे और यहाँ पे हर एक यूनिट वाइज आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो भी आपका एग्जाम पैटर्न जो भी हो, एमसीक्यू हो या रिटन हो, दोनों में आपके एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। यहाँ पे 3 मंथ में हम लोग कोर्सेज को कंप्लीट कर देंगे और कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक बनी रहेगी, ठीक है। अब कहाँ पे जुड़ना है? हमारे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी और भी कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ लीजिएगा कैसे क्या होगा, कौन सा पीडीएफ हमको मिलेगा। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस समय ज्वाइन होते हो, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लॉगिन करते हो, तो उसमें आपको फर्स्ट यूनिट बिल्कुल फ्री में पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। चलिए आ जाते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब दो लोगों के बीच में। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि दो कॉइल यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आइए म्यूचुअल इंडक्टेंस को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे एक बैटरी लगा देंगे। एक मिनट, ये बैटरी आपके यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे एक बैटरी लगा देंगे, ठीक है। फिर इसको भी हम लोग एक की से फिर रियोस्टेट से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपका, और यहाँ पे एक कॉइल हम लोग लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी फिर एक और सर्किट ले लेंगे जहां पे इस तरीके से कॉइल हम लोग लगा देंगे। और यहाँ पे हम लोग एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से इसका पूरा डायग्राम बनने वाला है, ठीक है। ये आपकी बैटरी है, बैटरी है। यहाँ से करंट आपका आई फ्लो होगा जब आपको सर्किट को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो वो आपकी आगे की बातें हैं। चलिए, तो अब देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे होता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमेशा हमको पता चल गया कि दो कॉइल होनी चाहिए। सेल्फ का क्या था? वो अपने आप इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। और म्यूचुअल में क्या होगा? एक के कारण दूसरे पे क्या होगा? यहाँ पे कौन सा प्रोसेस देखने को मिलेगा? चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने का प्रोसेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसे ही हम लोग की को प्रेस करेंगे, हमने क्या किया, की को प्रेस किया, वैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा और करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये करंट आई यहाँ पे फ्लो होगा। अब यहाँ पे ये आपका करंट आई यहाँ पे फ्लो होने लगेगा। और हमको पता है कि जब किसी कॉइल में आपका करंट फ्लो होने लगा, जब किसी कॉइल में आपका करंट फ्लो होने लगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पे इस कॉइल में जब जैसे ही करंट फ्लो हुआ, वैसे ही आपका इस प्रकार से यहाँ पे ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनने लगा, ठीक है। ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आपका बनने लगा, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है इस कॉइल में, इस कॉइल में जो अभी अभी इतना ही बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है इस कॉइल में, अब यहाँ से करंट क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। या रियोस्टेट की मदद से हम लोग करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करवा सकते हैं। अब जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा, वैसे वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी संख्या बढ़ने लगेंगी। और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या हो जाएंगी? इस कॉइल से लिंक्ड हो जाएंगी। क्या होगा? इस कॉइल से भी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये आपकी कुछ इस प्रकार से लिंक्ड होने लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? और भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से लिंक्ड होने लगेगी। और उसी समय हमको क्या देखने को मिलेगा? जब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्या होने लगा? चेंज होने लगा। तो उसी समय आपका क्या बनेगा? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ये होगा। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका क्या होगा? यहाँ से इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे इस सर्किट में अपोजिट डायरेक्शन में, इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में
यहाँ पे फ्लो होने लगेगा और हमको गैल्वेनोमीटर में कोई ना कोई डिफ्लेक्शन जरूर देखने को मिलेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे होता है, जब एक कॉइल के कारण एक, और हाँ, इस जिस कॉइल से आप करंट फ्लो करवा रहे हो, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल, इसको मान लो पी से हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। और इसको, जिसमें आपका उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इंड्यूस्ड करंट बना या इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। सेकेंडरी कॉइल, यस से, ठीक है। तो हमेशा प्राइमरी कॉइल कौन सा होगा, जो कि जिसकी वजह से दूसरे कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, ठीक है। और सेकेंडरी कॉइल क्या होगा, जिसमें आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका मतलब यहाँ पे पहले के कारण बनेगा। और यहाँ पे इस तरीके से अगर ये वाला कॉइल इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ करता, मान लो कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करवा देता, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कॉइल बोलेंगे। तो यहाँ पे एक एक प्रोसेस क्या हुआ कि यहाँ पे जब की को हमने प्रेस किया, जब की आपका क्या है, प्रेस्ड है, जब की आपका प्रेस्ड है, उस समय आपका करंट आपका फ्लो हुआ, करंट फ्लोज इन द सर्किट, करंट आपका सर्किट में फ्लो हुआ। और करंट फ्लो होने से सेकेंडली आपका क्या हुआ, उसमें आपका कॉइल्स में क्या हुआ, कॉइल्स में मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड बना। और ये मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, दूसरे कॉइल से क्या होगा, अटैच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से या मैग्नेटिक फील्ड है, अटैच हो गया, अटैच टू द सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पे सेकेंडरी या सेकेंड कॉइल, ये क्या हुआ, सेकेंड कॉइल से अटैच हो गया, सेकेंड कॉइल से अटैच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये आपका मैग्नेटिक फील्ड अटैच हुआ सेकेंड कॉइल से, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में, सेकेंड कॉइल में आपका क्या बना, सेकेंड कॉइल में आपका मैग्नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ बना या इंड्यूस्ड करंट बना, ठीक है। और जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिला, एक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिला, गैल्वेनोमीटर में क्या देखने को मिला, डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो यही सारा प्रोसेस यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, द सेटिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सर्किट ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन द नेबरिंग सर्किट। एक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करना, क्या है, द सेटिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सर्किट ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन नेबरिंग सर्किट, और द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ in a circuit due to variation of current in the neighboring circuit, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी आपका जो करंट था वो किधर से किधर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, जीरो टू स्टेडी वैल्यू तक जाने की कोशिश कर रहा था। तो जीरो टू स्टेडी वैल्यू ये जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और यहाँ पे स्टेडी वैल्यू तक जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो यहाँ पे बना है, ये इससे भी अटैच हो गया है, तो इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, और गैल्वेनोमीटर में हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहाँ पे कोफिशिएंट भी इसका देख लेते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस यहां से बता देते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस
अब इसको देखो आप कैसे यहाँ पे इसके, क्योंकि यहाँ पे दो कॉइल है तो दोनों कॉइल के कारण आपको क्या बताना होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट बताना होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो आपका फ्लक्स है, किसके कारण फ्लक्स है, जो दूसरे में अटैच हुआ है, किसके कारण, पहले के कारण। इसको हमने क्या लिखा, 5 to 1। 5 to 1 का मतलब क्या है, फ्लक्स जो दूसरे में अटैच हुआ, लिंक्ड हुआ, किसके कारण, फर्स्ट में करंट फ्लो होने के कारण। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर क्या हो जाए, आई के बराबर हो जाए, सॉरी I1, हाँ आई के बराबर इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 to 1 आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या इसको इस तरीके से 5 to 1 को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट, और यहाँ पे आई आएगा, ठीक है। अब देखो जो कांस्टेंट है 5 to 1, यहाँ पे इस कांस्टेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, m21 आई लिखेंगे, ठीक है। इस कांस्टेंट को हमने क्या लिखा, m21 आई लिखा, ठीक है। अब इसी तरीके से अब देखो यहाँ पे पहले कॉइल में, अगर दूसरे कॉइल के कारण पहले में आपका फ्लक्स सेटअप होता, 512 सेटअप होता, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता करंट के, तो यहाँ पे 512 आपका किसके बराबर हो जाता, m12 आई के बराबर हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 512 m12 के बराबर हो गया, यहाँ पे 512 और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करें और भी सॉल्व करें, तो हम लोग देखेंगे कि जो E होता है फैराडे लॉ से -d5/1/dt के बराबर होगा, ठीक है। यही तो होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने 5 to 1 रख दिया, तो 5 to 1 की वैल्यू अगर यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, -m21 d5/1/dt के बराबर, सॉरी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे di/dt के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप इसको अगर लिखते हो किसके द्वारा, फैराडे लॉ से, फैराडे लॉ से, या हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ के वैल्यू से, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका किसके बराबर होता है, d5/dt के बराबर। तो 5 यहाँ पे 1 2 के बराबर है, तो 5 1 2 के बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -m12, और यहाँ पे di/dt के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आप यहाँ पे दो तरीके से इसके इंड्यूस्ड ईएमएफ को दिखा सकते हो, ठीक है। और इसी m21 और m12 को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे लिखा गया है, कंसीडर टू कॉइल्स। अब यहाँ पे देखिए दो कॉइल्स लेके यहाँ पे सेटअप करके बताया गया है, ठीक है। इस तरीके से भी बता सकते हैं। तो देखो अगर मान लो कि ये हमारे पास कॉइल है, ये आपका C1 कॉइल है, ये आपका C2 कॉइल है, इसमें मान लो N1 टर्न्स है, इसमें क्या है, N2 टर्न्स है, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे आपका इसकी वजह से इस कॉइल में आपका क्या हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है। तो दोनों केस को देखेंगे, अगर इस कॉइल के कारण यहाँ पे अगर हम लोग एक बैटरी लगा देते हैं, तो यहाँ पे करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि इस कॉइल के कारण इसमें फ्लक्स आपका प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे देखो लिखा गया है, कंसीडर टू कॉइल्स सर्किट ऑफ लूप C1 एंड C2 as shown in figure, suppose a current I1 is made to flow। यहाँ पे I1 करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, कितना करंट, I1 करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द कॉइल C1। let B1 be the magnetic field produced at a point on the surface S2, इसको surface S2, इसको S1 मान लेते हैं, enclosed by the coil C2। then जो 5 to 1 होगा, जो 5 to 1 होगा वो किसके द्वारा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे B1.ds2 के बराबर हो जाएगा। अब देखो 5 to 1 जो होगा ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और I1 के बराबर होगा, तो m21 I1 के बराबर आ जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे E21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे टर्म के बराबर आ जाएगी, ठीक है, जैसा कि हमने पीछे
पीछे हमने करंट क्या लिया था, आई ही लिया था दोनों में, ठीक है। अब इसी तरीके से इसी का ठीक उल्टा करें, दूसरे कॉइल के कारण पहले में कितना फ्लक्स आपका लिंक्ड हुआ है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, कांस्टेंट इनटू I2 के बराबर लिखेंगे, तो M12 इंटू I2 हो जाएगा। अब देखो कांस्टेंट को क्या मान लिया हमने, M12 मान लिया, ठीक है। अब देखो इफ द करंट इन C2 चेंजेस एट द रेट ऑफ di2 by dt देन EMF आपका CA1 में क्या हो जाएगा, ये आपका इसके बराबर हो जाएगा। जो फॉर्मूला हमने पीछे निकाला है, देखो यहाँ पे बस क्या करना है आपको, यहाँ पे दो करंट यहाँ पे कंसीडर करना है, तो यहाँ पे पहले कॉइल मतलब I1 करंट के कारण दूसरे में आपका फ्लक्स हुआ है, तो यहाँ पे I1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, दूसरे में I2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यही फॉर्मूला यहाँ पे आया हुआ है, देख लो यहाँ पे E21 का फॉर्मूला यहाँ पे आया है, इसको E21 इसको E21 लिख लीजिएगा, इसको E12 लिख लीजिएगा। अब देखिए दोनों फॉर्मूला यहाँ पे मैच करिएगा, दोनों सेम फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब यहां से वेयर M12 इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल C1 विथ रेस्पेक्ट टू C2, तो C1 में आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे हुआ है C2 के कारण, उसी को M12 दिखा रहा है, बट अकॉर्डिंग टू द रेसिप्रोकलिटी थ्योरम। अब रेसिप्रोकलिटी थ्योरम क्या होता है, रेसिप्रोकलिटी थ्योरम जब आप क्या क्लासेस में पढ़ोगे हमसे, जब हम लोग एप्लीकेशन पे पढ़ेंगे तो वहां पे रेसिप्रोकलिटी थ्योरम को मैंने प्रूफ करके दिखाया हुआ है कि M12 जो होता है M21 के बराबर होता है, तो यहाँ से आपका जो 5 होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ से M12 और इक्वल टू M21 इक्वल टू M रख सकते हैं, तो 5 इक्वल टू MI लिख सकते हैं इसको। अगर I की वैल्यू 1 रख दें तो M की वैल्यू 5 के बराबर आ जाएगी, और यहाँ से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसका डिफिनेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट होता है इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, हेंस द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सर्किट is defined as the magnetic flux linked with one due to unit current flowing through the other, ठीक है इस तरीके से। और E इक्वल टू यहाँ पे एम डी आई बाई डी टी माइनस एम डी आई बाई डी टी, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा जब हम लोग फैराडे लॉ में इसको पुट कर देंगे, या इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूले में हमने इसको रख देंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर डी आई बाई डी टी की वैल्यू 1 रख देते हैं तो ये भी आपका माइनस सी के बराबर हो जाएगा, और इसका भी जो यूनिट होता है हेनरी ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीजें देख लेना। अब देखो यहाँ पे आपको पता चल गया कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है ये प्रोसेस। और अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखेंगे कि आपका रिलेशन क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या रिलेशन होता है, अब इसको हम लोग देखते हैं। तो लेट कर लो कि हमारे पास दो कॉइल हैं, ठीक है, ये दो कॉइल हैं, यहाँ पे की है, ये आपका की है, एक मिनट, ठीक है, ये आपका की है। फिर इसी तरीके से इसी के जस्ट नियर बाई एक आपका और कॉइल रखा हुआ है, ये आपका जो कि इस तरीके से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। या इसमें हम लोग क्या कर दें कि गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस में या दोनों सर्किट को ले सकते हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग सर्किट को ओपन कर देंगे, हाँ चलो आओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मान लो कि कोई बैटरी लगा हुआ है और यहाँ पे की ओपन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो करंट है आपका फ्लो, जो नंबर ऑफ टर्न्स है इस कॉइल का वो मान लेते हैं N1 है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है N2, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्लक्स सेटअप होगा आपका फाइव वन, इसमें जो फ्लक्स आपका होगा फाइव वन, इसमें जो फ्लक्स होगा फाइव टू होगा, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस के कारण जो फ्लक्स होगा इसमें फाइव वन होगा, इसमें फाइव टू होगा। और यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों प्रोसेस को एक साथ देखना है, ठीक है। मान लो इसमें जो करंट आपका फ्लो हो रहा है I1, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I2 फ्लो हो रहा है, ठीक है। सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख ली। अब देखो हमने देखा था कि इस कॉइल में जब करंट फ्लो हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा था, यहाँ पे
इस कॉइल में अगर सिंगल केवल इस कॉइल में देखें तो सेल्फ इंडक्टेंस हो रहा था। तो हमने देखा था कि जो फाई था वो किसके बराबर था, यम आई के बराबर, सॉरी यल आई के बराबर था, यल आई के बराबर था। ठीक है, ये हमने पीछे सेल्फ इंडक्टेंस वाले में देखा था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, n1 नंबर ऑफ टर्न्स है। यहाँ पे जो फ्लक्स इस कॉइल में सेटअप हो रहा है φ1 हो रहा है, और यहाँ पे जो इंडक्टेंस होगा, सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो L1 होगा, इसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस L2 होगा। तो सारी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, L1 I1 यहाँ पे रख देंगे। अब ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, L1 की वैल्यू लिखे तो N1 φ1 भाई I1 हो जाएगा। ये आपका L1 की वैल्यू हो गई, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से अगर हम दूसरे सर्किट में देखें तो यह आपका क्या हो जाएगा, N2 φ2 और यहाँ पे L2 I2 हो जाएगा, और यहाँ से L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N2 φ1 φ2 बाई I2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हम लोग क्या देखेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस देखेंगे। ये तो बात हो गई सेल्फ इंडक्टेंस की। अब हम लोग दोनों में म्यूचुअल इंडक्टेंस देखेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या, अगर हमको इस कॉइल के कारण इसमें आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखना रहे या म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट कितना आएगा, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, जो 5 to 1 पहले कॉइल के कारण दूसरे कॉइल में, 5 to 1 का मतलब क्या होता है कि पहले कॉइल के कारण दूसरे कॉइल में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स आपका है, तो 5 to 1 से इसको दिखा दिया। अब नंबर ऑफ टर्न्स 2 में आपका कितना है, N2 है। ठीक है, इसको हमने लिख दिया N2 5 to 1, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं M21, और यहाँ पे I कौन से करंट के कारण, यहाँ पे करंट, इस करंट के कारण इसमें फ्लक्स आपका बन रहा होगा, तो यहाँ पे I1 लिखेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम लोग M21 का वैल्यू लिखें तो M2 5 to 1 बाई I1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया। अब इसी तरीके से अगर हम लोग देखें M12 की वैल्यू देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, N1 512 बाई यहाँ पे I2 हो जाएगा। ठीक है, M12 की वैल्यू हमने डायरेक्ट लिख दी है, तो ये भी आपका, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो फ्लक्स का लीकेज जो हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स आपका जो आपका फ्लक्स है 512 जो है किसके बराबर है, 5 के बराबर है, 5 to 1 के बराबर 5 है। यहाँ पे 5 to 1 जो है, एक मिनट, ठीक है। अब देखो जो 5 to 1 है, 5 के बराबर 5 to 1 5 के बराबर है, तो अब यहाँ पे अगर हम इसको बराबर रख देते हैं तो यहाँ पे देखो आपका क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं, पहले L1 और L2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और M1 M21 और M12 का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे L1 into L2 हो जाएगा, और ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पे N1 N2 φ1 φ2 बाई आपका क्या हो जाएगा, I1 I2 के बराबर हो जाएगा। यही होगा ना, देख लेते हैं एक बार, N1 N2 φ1 φ2 नीचे I1 I2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से L1 L2 की वैल्यू आ गई। अगर हम लोग M12 और M21 का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, N1 N2 φ12 और यहाँ पे 521 बाई I1 और यहाँ पे I2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसी से हमने कहा कि 512 के बराबर 521 आपका 5 जो भी आपका यहाँ पे बराबर है, तो यहाँ पे N1 N2 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 5 1 5 2 के बराबर हमने मान लिया है, और ये आपका I1 I2 के बराबर हो जाएगा। तो क्या अब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि M12 M21 को हम लोग किसको बराबर लिख सकते हैं, L1 L2 के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट, ये वाला एक साइड आपका बराबर है, तो ये वाला साइड इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे M12 रेसिप्रोकलिटी थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि M12 M21 के बराबर होता है। कौन से थ्योरम से, रेसिप्रोकलिटी थ्योरम से।
रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रेसिप्रोकैलिटी थ्योरम से, प्रोकैलिटी थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि m12 m21 के बराबर होता है, तो इसको यम से हम लोग दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे एक यम, यहाँ पे भी एक यम, तो यहाँ पे इसको हम लोग एम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, या m12 लिख सकते हैं, या m1, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यम स्क्वायर लिख सकते हैं, और हम लोग जानते हैं कि m21 और m12 को यम के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यम 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 रख देंगे तो यम स्क्वायर हो जाएगा, L1 L2 हो जाएगा, ठीक है। m अगर स्क्वायर को इस साइड लेके जाएंगे तो L1 L2 हो जाएगा, और यही आपका सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, m इक्वल टू L1 इंटू L2 आपका अंडर रूट में, ये आपका रिलेशन है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, अब देखो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग आपका क्या होता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग आपका क्या हो जाएगा, यम इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है, एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक कॉइल के कारण, देखो यहाँ पे, अब एक कॉइल के कारण जब दूसरे में म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होता है, फ्लक्स आपका लीकेज कर जाता है। तो उसे लीकेज को यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ पे हम लोग के का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यही के जो है वो आपका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहलाता है, L1 L2, ठीक है। यही के आपका, ये आपका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहलाता है। और यहाँ से के की वैल्यू यहाँ पे हो गई, और के की जो वैल्यू होती है वो या तो 0 होगी, या के की वैल्यू 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के भी बारे में बता दिया, ठीक है। बाकी क्लासेस में पढ़ेंगे तो वहां बिल्कुल आपको लिखा हुआ मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से बता दिया, ठीक है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन आपसे पूछा कैसे जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखने के लिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करिए, सेल्फ इंडक्टेंस। सेकंड है डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और यहाँ पे थर्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगा रिलेशन बिटवीन, प्रूफ द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा, सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करिए, तो पूरा फिगर बना के आपको वहां पे बस थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना होगा जो मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पे लिख देना, कोफिशिएंट के बारे में बता देना, और ये जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है ये प्रोसेस को पॉइंट वाइज यहाँ पे समझा देना, आपका यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली शॉर्ट में आपसे ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और लॉन्ग में पूछेगा तो सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस एक साथ पूछ लेगा, और साथ ही साथ आपको ये तीनों क्वेश्चन आपको एक साथ पूछ लेगा, ठीक है। तो लॉन्ग में आपका तीनों क्वेश्चन साथ में आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे आते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा पहला, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आपका क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा ए,
बी, सी और डी। ठीक है, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा। E इक्वल टू माइनस डी आई बाई डी टी दे देगा। E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी दे देगा। और E इक्वल टू आपका, सॉरी, हाँ ये सारा दोनों हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो यल होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आपका यल जो होगा वो किसके बराबर होगा ना, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको दे देगा फाइव इक्वल टू यल आई के बराबर दे देगा। और यहाँ पे यल इक्वल टू, यहाँ पे एक मिनट, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे यल इक्वल टू क्या दे देगा, यल इक्वल टू क्या दे देगा, 5/i के रूप में दे देगा। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो कोफिशिएंट होता है यल इक्वल टू 5/i के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस के कोफिशिएंट के बारे में पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यही था आज के क्लास में। और हाँ, बाकी आप लोग बैचेज में ज्वाइन होना जरूर, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। और यहाँ पे कुछ बच्चे पूछते हैं कि इस क्लास का पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए मैंने आपको बार बार हर क्लास में मैंने बताया है कि अगर कोई सा भी पीडीएफ, जो भी इस समय क्लासेस आपकी चल रही है यूट्यूब पे, अगर उसके पीडीएफ चाहिए तो आप लोग क्या करिए, डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और वहां पे आप क्या करिए, उसमें लॉग इन करिए। वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन होगा, वहां पे आपको सारा पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बैचेस में ज्वाइन हो जाइए, इसमें 20% का डिस्काउंट भी चल रहा है। यही था आज के क्लास में। आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।